So we shall solve these problems, and the very first problem is an electric bulb of resistance 10 ohm is connected across a 20 volt battery. The current flowing through the electric bulb. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस बेसिकली 10 ओम है। इसको कहां पर कनेक्ट कर दिया? एक 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, 20 वोल्ट की, और ये करंट हमें निकालना है। ओम्स लॉ के जरिए हमको ये पता लगता है I इक्वल टू V अपॉन R है। V किसके बराबर है? 20 के बराबर है। R किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो 2 आ गया आंसर, 2 एम्पियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? An electric bulb of resistance 25 ohm is connected in series with another electric bulb of resistance 15 ohm. The total resistance of the circuit, total resistance कैसे निकालेंगे? सीरीज में कनेक्टेड है। बात समझ में आई? तो गांव देहातों में पहले सीरीज में बल्ब कनेक्ट कर देते थे, क्योंकि कभी भी वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो जाता था। ठीक है, तो सीरीज का बल्ब एक अलग से आता था। तो दो बल्ब है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। एक का जो रेजिस्टेंस है 25 ओम है और दूसरे का कितना है? 15 ओम है। तो दोनों का बेसिकली आप सम कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। कितना हो गया आंसर? 40 ओम हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना बच्चों? 6 वोल्ट इज अप्लाइड टू 2 रेजिस्टर 3 ओम एंड 6 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। तो एक तो 3 ओम का है और एक किसका? 6 ओम का है। एक 6 ओम का, एक 3 ओम का। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इस कॉम्बिनेशन को बेसिकली कहां कनेक्ट कर रखा है? 6 वोल्ट की बैटरी। तो एक 6 वोल्ट की बैटरी है। दिस इज 6 वोल्ट, दिस इज 6 ओम्स एंड दिस इज 3 ओम्स। टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द वोल्टेज सोर्स, यानी ये वाला करंट निकालना है। एक बात यहाँ पर समझ लीजिएगा, यहाँ पर बेसिकली 3 करंट होंगे, 2 करंट यहाँ पर भी होंगे। इसको I1 कह लीजिए, इसको I2 कह लीजिए। तो हमको कौन सा निकालना है? टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट निकालने के लिए हमारे पास अगर एक रेजिस्टर हो जाए, ये यहाँ पर 2 रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर 3 और 6 पैरेलल में है, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है वो हमको कितना रेजिस्टेंस देता है? 2 ओम देता है। कैसे देता है? 3 into 6 डिवाइड बाई 3 plus 6 इज इक्वल टू 3 6 18 और ये यहाँ पर 9, तो ये यहाँ पर 2 ओम आ गया। तो ये देखिए मैंने 2 ओम लिख दिया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया। यहाँ पर ये 6 वोल्ट है। ये करंट किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले करंट के बराबर हो जाएगा। आई किसके बराबर हो जाएगा? 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 ओम इज इक्वल टू 3 एम्पियर। आंसर है यहाँ पर 3 एम्पियर। यस, दिस इज द 3 एम्पियर। याद रखिए कि ओम्स लॉ के अंदर जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू V अपॉन R, चाहे V इज इक्वल टू I इंटू R, चाहे R इज इक्वल टू V अपॉन I। इसमें ये बात मैंने बार बार कही है। इसमें ये याद रखिएगा, ये जो करंट है, जिस रेजिस्टर के थ्रू करंट निकालना है उसी रेजिस्टर के अक्रॉस। सर ये कैसे फॉर्मूला बता दीजिए। क्या चीज? सर इसको दोबारा बता दीजिए कैसे हुआ ये। आप बता रहा हूं अभी। एक ये वाली बात सुन लीजिए पहले। ये जो फॉर्मूला है जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसमें एक करंट है, एक वोल्टेज है, एक रेजिस्टर है। ठीक है, ये बात समझ में आती है? हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि रेजिस्टर कहीं और का ले लें, वोल्टेज कहीं और का ले लें और करंट कहीं और का निकाल लें। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाले सर्किट को ध्यान से देखिए। आप ऊपर वाले सर्किट को ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल हमको निकालना, ये करंट है I निकालना है, तो वोल्टेज तो हम ये वाला ले लें और रजिस्टर ये वाला ले लें। यानी I को ऐसे लिखते हैं हम 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3 ओम। तो ऐसे निकलेगा आपका, क्या निकलेगा? 2 एम्पियर निकलेगा। ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? ये वाला करंट निकलेगा, I1 निकलेगा, I नहीं निकलेगा। आपको जो करंट निकालना है उसी का वोल्टेज, आपको जो करंट निकालना है उसके लिए वो वोल्टेज रखिए जिसकी वजह से वो फ्लो कर रहा है। बात समझ में? और वहां पर वो रेजिस्टेंस रखिए जिसके थ्रू वो फ्लो कर रहा है। अब ये बताइए, ये जो कैपिटल I करंट है, ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये वाला। ये जो कैपिटल I करंट है, ये किस रेजिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है? ये 3 ओम के थ्रू फ्लो कर रहा है या 6 ओम के थ्रू फ्लो कर रहा है? किसके थ्रू फ्लो कर रहा है? ये किसी के भी थ्रू फ्लो नहीं कर रहा है। ये इन दोनों के इक्विवेलेंट सर्किट के थ्रू, इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?
ये टोटल करंट है और टोटल करंट ना तो 3 ओम के थ्रू फ्लो कर रहा है ना 6 ओम के। जब ये 3 ओम और 6 ओम को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, अब ये इसके थ्रू फ्लो कर रहा है आई। बात समझ में आ गई? तो आई हम निकालेंगे कैसे? ये वाला वोल्टेज रखेंगे जिसकी वजह से ये करंट फ्लो कर रहा है, और ये वाला रेजिस्टेंस रखेंगे जिसके थ्रू ये फ्लो कर रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो फॉर्मूले के अंदर 3 चीजें हैं, एक है आई, दूसरा है वोल्टेज, तीसरा है रेजिस्टर। तो ये तीनों चीजें एक ही जगह की होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई कहीं की है कोई कहीं की है, वरना नहीं निकलेगी चीज। बात समझ में आ गई? सब स्टूडेंट्स को ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। पूछिए। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए मुझसे दोबारा। किसी को नहीं है आप कंफ्यूजन? दोबारा तो नहीं करना आप इसको, सवाल को। नो सर, आ गया समझ। ठीक है, अब एक तरीका और है, वो और समझ लीजिए जरा। इसी सवाल को करा रहा हूं दोबारा। 3 ओम का रेजिस्टर था, दूसरा कितने का? दूसरा कितने का भाई? 6। दूसरा 6 ओम का है, और यहां पर वोल्टेज सोर्स कितने का है? ये बेसिकली आपका है 6 वोल्ट का। तो ध्यान से समझिए, हमको जो निकालना है वो कौन सा निकालना है बच्चों? हमको ये आई निकालना है। इसको मैं I1 कह दूं, इसको मैं I2 कह दूं। तो यहां पर ये देखिए, ये I यहां पर आ रहा था, कुछ तो I इधर चला गया और कुछ I इधर चला गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो टेक्निकली I1 प्लस I2 किसके बराबर होगा? I के बराबर होगा या नहीं? बोलिए, समझ में आ रही है बात या नहीं? देखिए, आई यहाँ पर आ रहा था, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। बात समझ में आई? अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। ज्यादा पोर्शन उधर की तरफ जाएगा जिधर रेजिस्टेंस कम होगा, ज्यादा भाग, ज्यादा हिस्सा, ज्यादा पार्ट, ज्यादा पोर्शन उधर की तरफ जाएगा जिधर रेजिस्टेंस कम होगा। ये बात समझ में आती है? क्योंकि जिधर का रेजिस्टेंस ज्यादा है वो उसको कम कर देगा, वो उसको क्या कर देगा? कम कर देगा उसका फ्लो। बात समझ में आ रही है? एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात, ये I1 किसके बराबर होगा? करंट किसके बराबर होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये किसके बराबर होगा? V अपॉन R। प्लस ये I2 किसके बराबर होगा? ये भी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग होंगे। इसको आप R1 कह लिए, इसको R2 कह लिए। ये किसके बराबर आएगा? I के। तो वोल्टेज कितना है? ये अगर इस रेजिस्टर को हम R1 मान लें, तो यहां पर वोल्टेज कितना है? इस जगह पर यहां पर वोल्टेज कितना है? तो याद रखिए, ध्यान से सुनिए, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूं। देखिए, ये टर्मिनल है रजिस्टर का, ये कहां पे कनेक्टेड है? ये यहां पर कनेक्टेड है, ठीक है। इसका दूसरा टर्मिनल ये वाला है, ये कहां पर कनेक्टेड है? ये यहां पर कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है? वो ये 6 वोल्ट है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, 6 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज है? देखिए, यहाँ पर ये यहाँ पर कनेक्टेड है, और 6 ओम का ये वाला टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है? यहाँ से निकालकर यहाँ कनेक्टेड है। यानी दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है बच्चों? 6 वोल्ट है। बात समझ में आ गई? तो ये इसको प्लस में समझिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? 6 अपॉन R1, R1 इज इक्वल टू 3, और V किसके बराबर है? V यहाँ पर भी 6 है, और R2 किसके बराबर है? 6। ये I के बराबर आना चाहिए। तो 6/3 किसके बराबर होते हैं? 2, प्लस 6/6 किसके बराबर होते हैं? 1, इज इक्वल टू I। तो I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। आ गया आंसर या नहीं? तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये मैंने कराया इसलिए क्योंकि कब कौन सी कैसी जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया आपका 3 एम्पियर। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टर, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 ओम के थ्रू कितना है? 2 एम्पियर है, और 6 ओम के थ्रू कितना है? 1 एम्पियर है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1, और यहां पर कितना करंट फ्लो कर रहा है? 2। बात समझ में आ गई? ये दोनों मिलते हैं इस पॉइंट पर, यहां पर मिलते हैं, और वापस ये 3 एम्पियर बना देते हैं। तो 3 एम्पियर आ गया और 3 एम्पियर ही गया था। करंट जितना गया था उतना ही वापस लौट के आएगा बैटरी के अंदर, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन निकले थे उतने ही वापस आएंगे, ठीक है।
आगे बढ़े, सबके समझ में आ गई प्रॉब्लम? A potential difference of 9 volt is applied to two resistors 3 ohm and 6 सर ohm इसका आंसर ये है। connected in series। तो दो रेजिस्टर हैं जो कि बेसिकली 6 जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं, उनकी वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू है 3 और दूसरे की वैल्यू कितनी है बच्चों? दूसरे की वैल्यू है 6 एंड इट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 9 वोल्ट बैटरी। ठीक है, 9 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस ये कनेक्ट कर दिया। टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू, टोटल करंट निकालना है हमको। तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे? हमको बेसिकली ये करंट निकालना है। करंट एक ही होगा क्योंकि सीरीज सर्किट है, दो करंट नहीं होंगे। सीरीज सर्किट में वोल्टेज क्या ही होंगे? वोल्टेज दो होंगे। बात समझ में आई? वोल्टेज कैसे होंगे? वोल्टेज यहाँ पर, एक वोल्टेज यहाँ पर होगा, एक वोल्टेज यहाँ पर होगा और एक वोल्टेज यहाँ पर होगा, क्योंकि ये सीरीज है। यहाँ वोल्टेज अलग अलग होंगे। पिछली प्रॉब्लम में आपने क्या देखा था कि दोनों रेजिस्टर सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड थे, तो वोल्टेज सेम आ रहा था वहां पर। यहाँ पर करंट सेम होगा, वोल्टेज अलग अलग होंगे। बहरहाल क्योंकि हमारे पास एक वोल्टेज है, एक करंट हमें निकालना है, तो एक ही रेजिस्टेंस हमारे पास होना चाहिए। तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 6 और 3 9 हो जाएंगे। और यहाँ पर वोल्टेज कितना है? ये 9 ओम हो गया, ये 9 वोल्ट हो गया। तो ये करंट निकालना है, बहुत ही सिंपल है। I विल बी इक्वल टू 9 वोल्ट अपॉन 9 ओम्स इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 1 एम्पियर। इट इज वेरी सिंपल। बात समझ में आ गई या नहीं? Now we have this question number 5, a work of 20 joule। वर्क कितना दे रखा है बच्चों? 20 joules का दे रखा है। is done to bring 2 coulomb of charge from infinity to a point। तो हम बेसिकली 2 कूलम के चार्ज पर काम कर रहे हैं। Q is equal to 2 coulombs। Then potential of that point will be, पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का मतलब क्या निकालना है बच्चों? हमको वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना है। किसके बराबर होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज किसके बराबर होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो किसके बराबर होगा? W अपॉन Q। यही होगा या नहीं? इज इक्वल टू वर्क डन कितना है? 20 जूल। ये कितना है? 20 कूलम्स। तो किसके बराबर आ जाएगा? 10 जूल पर कूलम। तो 10 जूल पर कूलम को हम क्या लिख सकते हैं? 10 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई सबके? यस सर। कल पढ़ाया था ये। क्वेश्चन नंबर 6, द जूल पर कूलम इज सेम एज, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम अभी तो बताया है, किसके बराबर होगा? वोल्ट के बराबर होगा। वोल्ट के बराबर होगा। यस सर। द पोटेंशियल ऑफ ए रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है? आमतौर से रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। सर रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट हम सर्किट के अंदर डिफरेंट वोल्टेजेस कैलकुलेट करने के लिए कोई रेफरेंस लेते हैं। बात समझ में आई? जैसे आप सारे स्टूडेंट हैं, सबकी अगर मुझे हाइट मेजर करनी है तो मैं फीता सीधे सीधे आपके सर पे नहीं लगाऊंगा, बल्कि आपको किसी एक प्लेन फर्श के ऊपर खड़ा करूंगा। बात समझ में है या नहीं? चाहे वो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा करूं, चाहे सेकंड फ्लोर पे, फिर वहां से नापूंगा, मैं फर्श से नापूंगा सबके सर। ऐसे थोड़ी है कि कहीं से भी नाप लूं। तो फर्श बेसिकली क्या हो जाएगा? फर्श समझ रहे ना? फ्लोर। ठीक है, वो फ्लोर बेसिकली क्या हो जाएगा? रेफरेंस हो जाएगा। तो इसी तरह से वोल्टेज मेजर करने के लिए भी हमें कोई पॉइंट, कोई नोड, रेफरेंस नोड माननी पड़ती है। तो वहां हम 0 रखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स प्रोवाइड, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यानी एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया। इसी तरह से बहुत सारे सेल्स हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए। बात समझ में आई? सेम पोटेंशियल डिफरेंस एज दैट ऑफ सिंगल सेल। इसका V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, इसका Vn है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा? यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पर आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस कहाँ तक चले जाएंगे? Vn। तो सेम पोटेंशियल थोड़ी दे रहा है। बात समझ में आई? सेम नहीं दे रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस लोअर देन दैट ऑफ सिंगल सेल। क्या लोअर हो जाएगा? जब जुड़ रहे हैं तो लोअर तो होगा ही नहीं, किसी भी एक सेल के पोटेंशियल से ज्यादा ही आएगा हमेशा। बात समझ में आई? ये भी आंसर नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल सेल पोटेंशियल, यही आंसर सही है। सबके समझ में आ गया आंसर?
यस सर। सीरीज में पोटेंशियल जुड़ जाता है, रेजिस्टेंस भी जुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं? एन एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस करंट। आंसर इसका करंट ही है, ठीक है। आंसर क्या है इसका? Current. क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इलेक्ट्रिक लोड, प्रोटेक्टिंग डिवाइस, रोटेटिंग डिवाइस, रेजिस्टर। तो ना तो रेजिस्टर है, ना रोटेटिंग डिवाइस है, ना ही इलेक्ट्रिकल लोड है। ये बेसिकली क्या है? प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। ये प्रोटेक्ट करता है, किस चीज को प्रोटेक्ट करता है? ये सर्किट के वायर्स को प्रोटेक्ट करता है, और कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि लोड को प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ R1 एंड R2 आर टू सिलिंड्रिकल रेजिस्टर्स। कैसे रेजिस्टर्स हैं? दोनों सिलिंड्रिकल रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। एक ये हो गया और एक और आ गया, ये दो सिलिंड्रिकल ऐसे रेजिस्टर हैं। तो इनको हम कैसे शो करेंगे भाई? इनको सर्किट के अंदर हम ऐसे शो करेंगे अलग। अब देखो क्या कह रहे हैं, मेड फ्रॉम ए सेम मटेरियल, सेम मटेरियल्स के। तो इसका मतलब रो 1 इज इक्वल टू रो 2 इज इक्वल टू रो। सेम मटेरियल के हैं तो रेजिस्टिविटी सेम होगी दोनों की। बात समझ में आई? मटेरियल एंड लेंथ, दोनों की, एक की लेंथ L1 है, एक की L2 है। L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L। बात समझ में आ गई, ठीक है। इफ डायमीटर ऑफ R1 इज ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ R2, इसका जो डायमीटर है, सपोज इट इज D1 एंड इसका जो डायमीटर है D2, तो क्या कह रहे हैं? D1 इज ग्रेटर देन D2, यही तो कह रहे हैं। इफ डायमीटर ऑफ R1 इज ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ D2, तो R1 is greater than R2, R2 is greater than R1 is less than R2, R1 is equal to R2, none of these। तो दोनों के जो रेजिस्टेंसेस आएंगे R1 और R2, वो किसका ज्यादा होगा? याद रखिए R is equal to रो L upon A था, ये आप जानते हैं। तो R is directly proportional to inverse of A। बात समझ में आती है? और R को हम क्या कह सकते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। बात समझ में आई? तो जिसका डायमीटर बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। बात समझ में आ रही है? जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो डायमीटर किसका ज्यादा है? R1 का ज्यादा है डायमीटर। तो बेसिकली आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। समझ में आ गई बात? Yes sir. Yes sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। सवाल बहुत ही सिंपल है ये, इसको शायद मैं YouTube पर कर चुका हूं, ठीक है। इसको समझ लीजिए, ध्यान से देखिए, इस रेजिस्टर को ध्यान से देखिए, इस वाले को। इसका ये टर्मिनल यहां कनेक्टेड है या नहीं? Yes sir. यस सर। और ये वाला टर्मिनल यहां पर कनेक्टेड है या नहीं? यस सर। और इस टर्मिनल का नाम क्या है? बी। यहां पर क्या नाम है? बी। यहां पर क्या नाम है? बी। यहां पर क्या नाम है? बी। तो मैं क्या ऐसे ना बना दूं इसको? ये दोनों रेजिस्टर, तीनों रेजिस्टर ऐसे नहीं हो जाएंगे? इसको मैं बी कह दूं, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है। अब देखिए ये टर्मिनल देखिए ए, ये यहां पर भी कनेक्टेड है और ये यहां पर भी कनेक्टेड है। पहले मैं मिटा दूं, इस टर्मिनल को देखिए, इस वाले को, ये वाला जो टर्मिनल है ए, ये यहां पर भी कनेक्टेड है, ये यहां पर भी कनेक्टेड है और ये यहां पर भी। तो ये यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है। तो ये बेसिकली चारों तरफ ये नीचे आ जाएगा ए। तो ये तीनों रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में या सीरीज में? सर पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आरबी किसके बराबर होता है? आरबी बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इनका क्या करेंगे हम? रेसिप्रोकेट कर देंगे, इनको जोड़ देंगे और उसके बाद पावर कितनी लगा देंगे? -1 लगा देंगे, क्योंकि ये सारे रेजिस्टर्स बराबर हैं।
तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और इसकी पावर क्या लिख देंगे -1। ये सारे बराबर हैं तो इसको हम 3/3 लिख सकते हैं। 3 से कट गया। 1 की पावर -1 का कोई मतलब नहीं होता, 1 ही होता है। आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 1 ओम के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलिए। Yes, sir. क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 3, Yes, sir. द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है बच्चों? किलोवाट आवर होती है। किलो वाट आवर। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। Now the question is, resistance is measured in terms of ohms, joules, volts, ampere। तो ohms में मेजर करते हैं। How much energy does 50 watt electric bulb transfer in 2 minutes? आंसर joules में दिए हुए हैं। तो एनर्जी किसके बराबर होती है? एनर्जी बराबर होती है पावर इंटू टाइम के बराबर होती है। पावर कितनी है? 50 है और टाइम कितना है? 2 मिनट्स है। बात समझ में? तो 50 वॉट्स मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 60 सेकेंड्स। बात समझ में आई? सबको मल्टीप्लाई कर दे तो 2 पंजे 10 और 10 से 60। 2 जीरो और लगा दे, 2 जीरो और लगा दिए तो ये क्या हो जाएगी? वॉट सेकंड। इसको हम जूल्स कह सकते हैं। तो 6000 आ गई। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? Yes, sir. Question number 16. A 16 ohm resistance wire is doubled on it. 16 ohm का एक वायर था, उसको डबल कर दिया उसी के ऊपर। A new identical wire is connected in parallel. एक नया वायर लेकर आए, उसी को मोड़ के डबल नहीं कर दिया है। बात समझ में? एक नया वायर लेकर आए हैं, उसी को मोड़ के नहीं कर दिया। यानी एक 16 ओम का वायर था। वायर तो ऐसी होगा जैसे मतलब आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक आयरन में वायर लगा हुआ है, वही वायर, लेकिन हम रिप्रेजेंटेशन तो लिखकर करेंगे ना उसके ओम्स की। तो 16 ओम का एक और लेकर आए, डबल कर दिया हमने उसके ऊपर। क्या कर दिया? डबल कर दिया 16 ओम का। वैसे ही तो नया रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? तो याद रखिए, इक्वल रेजिस्टेंस के जब भी वायर डबल कर दिए जाते हैं, पैरेलल कर दिए जाते हैं, तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट कर लीजिए, डिवाइड कर दिए सम से। ऐसे तो निकालते हैं जो पैरेलल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। याद रखिए ये हमेशा 16 का आधा होगा। 16 का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी कि 8 ओम आएगा आंसर। यानी ये भी 8 ओम ही आएगा आंसर। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 17। ए टंगस्टन वायर हैज ए डायामीटर। डायामीटर कितना दे रखा है? D इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर्स एंड रेजिस्टिविटी 10 की पावर, रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है? 10 की पावर -4 ओम मीटर्स। What will be the length of the wire to make its resistance 70 ohms? यानी R हमें फिक्स कर दिया है कितना? R हमसे कहा गया है कि 70 ohms होना चाहिए। तो लेंथ की वैल्यू बताइए। बहुत ही सिंपल है, हम फार्मूले से जानते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन A के बराबर होता है। तो रेजिस्टेंस को 60 पुट कर दिए, रो कितनी है? 10 की पावर -4 है। लेंथ अब मीटर में निकलेगी हमारी, ये बात याद रखिएगा। लेंथ कितने में निकलेगी? मीटर में निकलेगी। अपॉन ए किसके बराबर है बच्चों? π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी किसके बराबर है? 0.5 इंटू 10 की पावर -3 इस पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आप लेंथ की वैल्यू निकाल लीजिए। आई होप कि आप निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे आप लोग? Yes, sir. इसके सारे ऑप्शंस कॉपी नहीं हो पाए, मैं सारे ऑप्शंस कॉपी कर देता हूँ। 2 ऑप्शन इसके और रह गए हैं। तो 2 ऑप्शन जो है वो बेसिकली क्या है बच्चों? 2 ऑप्शन इसके यहाँ पर ये रहे। ठीक है, इसको आप और देख लीजिएगा। ये 2 ऑप्शन इसमें कौन से आंसर आ रहे हैं। ओके सर। नाउ 19 का हो चुका है 20। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट द करंट इन द सर्किट
डज नॉट चेंज, ये नहीं होगा। इंक्रीज हैवीली, यही आंसर है। वेरी कॉन्टिन्यूअसली, वेरी कॉन्टिन्यूअसली नहीं भाई, इंक्रीज हैवीली बहुत तेज एब्रप्टली इंक्रीज होता है, वेरी कॉन्टिन्यूअसली बहुत ज्यादा टाइम के लिए थोड़ी होता है। नन ऑफ दीज, तो आंसर जो होगा यहाँ पर वो बेसिकली क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। मटेरियल पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, यस मटेरियल पे डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती। लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी लेंथ और थिकनेस पे भी नहीं करती। द लेंथ थिकनेस ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर, द लेंथ थिकनेस ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, क्या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? Yes, sir. बोलिए। Sir. तो लेकिन ये डी के अंदर क्या लिखा हुआ है, लेंथ भी लिखी हुई है, थिकनेस भी लिखी हुई है, टेम्परेचर भी लिखी है, तो ऑप्शन टेक्निकली ये भी गलत होगा। तो सही जो ऑप्शन है वो बेसिकली कौन सा है, ए। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन सारे ऑप्शंस ठीक है, कौन से? सारे ठीक है। ये लेंथ, थिकनेस, मटेरियल, टेम्परेचर। बेटा यहाँ रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो ये रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। इट इज ए कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट। ये किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब किसी फॉर एग्जांपल किसी कॉपर एक मटेरियल, कॉपर बेसिकली क्या चीज है, कॉपर क्या चीज है? कॉपर को आप क्या बोलेंगे, एक एलिमेंट है कॉपर, बात समझते हैं? उस कॉपर से आप वायर बनाइए, उस कॉपर से आप वायर बनाइए तो उसकी एक रेजिस्टिविटी होगी। उसी कॉपर से आप कोई कटोरा बना लीजिए, कोई बर्तन बना लीजिए, तो भी उसकी वही रेजिस्टिविटी होगी। रेजिस्टिविटी शेप पर डिपेंड नहीं करती, लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। बात समझ में? रेजिस्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है, मटेरियल पे। अलबत्ता टेम्परेचर से रेजिस्टिविटी जरूर मुतासर होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 250 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज एज गुड एज वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस हम बेसिकली वोल्टेज को ही कहते हैं। इज अप्लाइड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस कितना, 500 ओम इन एन इलेक्ट्रिक टोस्टर। इलेक्ट्रिक टोस्टर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 500 ओम्स है। और जो वोल्टेज दिया इसको कितना दिया, वोल्टेज हमने दिया कितना, 250 वोल्ट, ठीक है। कह रहे द करंट through the current through and heat energy produced in 10 सेकेंड। तो सबसे पहले तो करंट निकालने, दो चीजें पूछी इन्होंने, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड और करंट पूछा है उनसे, ठीक है। तो आई निकालना, आई किसके बराबर होता है बच्चों, V अपॉन R के बराबर होता है। V है 250 और R किसके बराबर है, 500 के। तो ये बेसिकली किसके बराबर है, 1/2 या 0.5। तो 1/2 या 0.5 सर आंसर सी, तो आंसर सी। और ये 0.5 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही सही होने वाला है। बात समझ में? अब हम ये और वेरीफाई कर लेते हैं एनर्जी इसकी। हालांकि इलेक्ट्रिक टोस्टर का 0.5 एम्पियर करंट नहीं होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में? अब ये एनर्जी और हम देख लेते हैं, एनर्जी किसके बराबर होगी। एनर्जी देखिए, एनर्जी निकालने के कई फॉर्मूले हैं। एनर्जी ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, I²R भी निकाल सकते हैं, VIT भी निकाल सकते हैं, I²RT भी निकाल सकते हैं, और ऐसे भी निकाल सकते हैं V² अपॉन RT, कोई से भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि ये पहले से मौजूद है V और R, तो इसी से निकाल लेते हैं, V² अपॉन R इंटू T, ठीक है बच्चों। तो मैं कहां पे लिखूं, सर्किट नहीं मिटा था, ये मिटा देता हूं। V किसके बराबर है, V किसके बराबर है, V है 500, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, नहीं V तो 250 के बराबर है, 250 का स्क्वायर अपॉन 500 इंटू T। T किसके बराबर है, 10 सेकंड दे रखा है, ठीक है, 10 सेकंड दे। तो इसके 0 को सबसे पहले इसके 0 से काटते हैं। ऊपर क्या है बच्चों, 250 इंटू 250, बात समझ में? और नीचे क्या बच्चा, 50। तो ये एक 0 यहां से भी कट गया, 1 5, ये 5 5 25,
तो 25 इंटू 25 किसके बराबर होता है? 625। और एक ये जीरो भी आ गया, और यहाँ पे क्या लगेगा? जूल्स लगेगा। तो आंसर इसके अंदर ये है ही नहीं है। सर हाँ, 25 इंटू 5। सर आपने 5 को 25 से काटा, 5 ऊपर आएगा सर। 25 इंटू 5 हाँ 25 इंटू 5 किसके बराबर होता है? 125 होता है, सॉरी 125। 1250 जूल्स। ठीक है, तो आंसर यही आ गया आपका 1250। ठीक है, तो आंसर आपका यही सही हो गया। ओके, बहुत अच्छी बात है। Now you see, this is question number 23. Question number 23 में कह रहे हैं which one of the following term represent electrical power? V square upon R, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। V square upon R square, ये बेसिकली R को रिप्रेजेंट कर रहा है। I into R ये कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। V into R ये भी कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला वाला आपका पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला बेसिकली आपका ओम्स को या रेजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ? ये तो वही बात हो गई, आई इज डायरेक्टली ऑप्शन डी। आर ये नहीं है, आई ये बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग आंसर डी होना चाहिए। ओके, मेरे अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? डी, और ये भी गलत होगा। ठीक है, अब देखिए हम अब फॉर्मूला जो लिखते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो देखने में क्या लग रहा है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये भी लग रहा है, या R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये भी लग रहा है ना? ये दोनों ही गलत हैं, इनको ऐसे नहीं लिख सकते हम। तो आंसर इज डी। इसी क्वेश्चन में अगर एनसीईआरटी पैटर्न में आए तो आप I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इनमें से जो भी आंसर हो उस पर लगा दीजिएगा। बल्कि अगर ये दोनों हो तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको लगाइएगा, ये वाला जो है तो ये गलत। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे काम भी करने पड़ जाते हैं जो बेसिकली हमें नहीं करने चाहिए, तो आप वही लगाते ना जो मैं बता रहा हूं फिलहाल, नंबर हासिल करने के लिए। लेकिन सही कौन सा है? सही ये वाला ऊपर वाला। Question number 25. Electrical resistance of a conductor depends on electrical resistance R is equal to rho L upon A. याद रखो ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, याद रखो ये लेंथ पे भी डिपेंड करता है, याद रखो ये एरिया यानी डायामीटर पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, यस। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यस। मटेरियल एंड टेम्परेचर, यस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस R दे रखा है कितना? 18 ohms टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। करंट कितना दे रखा है? 5 एम्पियर। द हीट डेवलप्ड इन 50 सेकेंड, I स्क्वायर R इंटू 50 कर दीजिए। तो I किसके बराबर? ये हो जाएगा 25 इंटू 18 इंटू 50। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसको हम 100 कर लेते हैं, इसको 9 कर लेते हैं, तो ये बेसिकली हो जाएगा 900, नहीं 900, 9000 लिख दिया मैंने, इंटू 25, तो 900 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100। इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 0 ऐसे कर सकते हैं या नहीं? नहीं, ऊपर 100 होगा, ऊपर 100 होगा, नीचे 4 होगा और 0 एज इट इज लगे रहेंगे। ठीक है, तो 4 नाम 36, 100 डिवाइड बाई 4। भाई आंसर निकालो इसका जल्दी से। तो मल्टीप्लाई करके इसको 22500 आ रहा है। सभी खत्म कर दिया। 25 इंटू 18 इंटू 50, ठीक है, तो ये 900 हो गया, इंटू 25 हो गया। अब बताओ कितना आ रहा है? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यही आएगा फिर आंसर। जब 2 बार 2 आ गया तो यही आएगा। सी आ रहा है इसका आंसर? यस सर। ओके। 27, what will be the frequency of alternating current if its direction changes after every 0.1 second? टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 0.01 सेकंड्स दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। याद रखना ये फार्मूला, साउंड में भी बताया मैंने, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना है आप लोग, साउंड में ही बताया मैंने, ठीक है। 1 अपॉन टी, तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन 0.001। इफ इट्स डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो टाइम पीरियड किसके बराबर होगा बच्चों? टाइम
एक टाइम पीरियड में 2 बार डायरेक्शन चेंज होते हैं। एक टाइम पीरियड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज होते हैं? 2 बार। तो एक बार में इतना टाइम लग रहा है तो टाइम पीरियड किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर नहीं होगा, 0.01 into 2 इसके बराबर होगा। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। ध्यान से सर। मैं फिगर बना के बता रहा हूँ। ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। टाइम पीरियड कहां से कहां तक होता है? यहां से यहां तक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। चाहे आप 0 से लेके 0 तक ले लो, ये टाइम पीरियड होता है। अब यहां से यहां तक टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? 0.01 सेकेंड। फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, यहां से यहां तक कितना लग रहा है? 0.01 सेकेंड। बात समझ भाई? हर 0.01 सेकेंड में टाइम चेंज हो जा रहा है, तो टाइम पीरियड किसके बराबर हो जाएगा? 0.01 प्लस 0.01 सेकंड्स। नहीं समझ में आई बात? ये हो जाएगा 0.02 सेकंड्स। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी? 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.02। कितना हो गई फ्रीक्वेंसी? कितनी हो जाएगी? 100/2 इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, ठीक है। कितना आएगा आंसर? 50 हर्ट्ज। ओके, तो आज की कहानी खत्म। कल शायद क्लास नहीं होगी, कल शायद मैं बिजी रहूंगा, मसरूफ रहूंगा, और इंशाल्लाह फिर परसों होगी क्लास, अगर कल नहीं हुई तो, ठीक है। ओके ओके सर। ओके सर। ओके, गुड आफ्टरनून।